प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शीतल मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, कल के जो वीडियो में हमने बीए भाग सेकंड का फर्स्ट पेपर का सिलेबस पैटर्न और उसमें जो सबसे पहले यूनिट का ब्रिटिश संविधान के स्रोतों का अध्ययन किया था। आज हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों में भेद होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके जीवन मार्ग भी विभिन्न होते हैं। ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जिस संविधान को अपनाया उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिनका उल्लेख हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले जो ब्रिटिश संविधान की जो विशेषता हमारे समक्ष आती है वो है विकसित संविधान, है ना। विकसित संविधान यानी ब्रिटिश संविधान भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका कि निर्माण किया गया है एक विशेष संविधान सभा के माध्यम से, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ वरन उसका विकास हुआ है। इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुता की स्थापना हुई और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम हो। आ रहा है समझ में? यानी वहाँ जो संविधान जो है, ब्रिटेन का संविधान किसी एक विशेष समय में संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं किया गया। जैसा कि कल हमने ब्रिटिश संविधान के स्रोतों पर चर्चा करते हुए हमने पढ़ा कि वहाँ के जो प्रमुख संवैधानिक घटनाएं हैं, मैग्ना कार्टा है ना, विधि है, सामान्य विधि है, अभिसमय है, परंपराएं हैं, इन सब के द्वारा धीरे धीरे इस संविधान का विकास हुआ है। दूसरी जो विशेषता अब हम देखते हैं वो है अलिखित संविधान, है ना। तो अलिखित संविधान वह संविधान है जिसमें राज्य संगठन की अधिकांश बातें किसी पुस्तक में लिखित नहीं होती। अलिखित संविधान में ऐसी बातें रीति रिवाजों, जनश्रुति, परंपरा, विगत व्यवहारों, पूर्व दृष्टांतों इत्यादि पर आधारित होती हैं। ऐसे संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटिश संविधान है ना। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं। इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति अनिच्छा रही है। ब्रिटिश संविधान यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी है, लेकिन उसका अधिकांश भाग जो है वो प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित है। लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह सुपरिवर्तनशील एवं लचीला है। ब्रिटेन में साधारण कानूनों और संवैधानिक कानूनों में भेद नहीं किया जाता है। साधारण कानूनों का निर्माण एवं परिवर्तन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। संवैधानिक कानूनों का निर्माण और परिवर्तन भी इसी प्रकार होता है। इस सुपरिवर्तनशीलता एवं लचीले स्वरूप के कारण ही ब्रिटिश संविधान परिस्थितियों एवं समय के साथ बदलता रहा है। अंग्रेजी विद्वान एंसन ने लिखा है कि हमारी पार्लियामेंट जंगली चिड़ियों या
शैल मछलियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है या लाखों नागरिकों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकती है। उसका वितरण नवीन निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकती है। तो यानी यह इस संविधान की लचीलेपन को इंगित करता है ना। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान यद्यपि लचीला है और साधारण कानून और संवैधानिक कानून में वहाँ कोई अंतर नहीं है, किंतु व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और सुस्थापित जनतंत्रीय परंपराओं ने संविधान की मूल व्यवस्था में परिवर्तन का कार्य कठिन कर दिया है। नेक्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, है ना। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है ना। मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में नहीं है और जो है वो वास्तव में दिखाई देता है। यद्यपि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, किंतु किसी भी अन्य संविधान में सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविकता में भेद का यह तत्व इतना प्रबल नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में, है ना। सिद्धांत और व्यवहार के जो अंतर है उसको हम कुछ उदाहरणों से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है ना, किंतु व्यवहार में वहाँ राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। इसी तरह इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है सैद्धांतिक दृष्टि से, किंतु क्योंकि वहाँ कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में है। किंतु ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। इसी तरह सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, किंतु वास्तविकता यह है कि स्वयं वह कैबिनेट से नियंत्रित होती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है और वो नियंत्रित कैसे होती है, मंत्रियों के द्वारा पूरक प्रश्न पूछकर इस माध्यम से वो कैबिनेट से नियंत्रित होती है। तो इस सिद्धांत और व्यवहार के इसी भेद के कारण ही वहाँ जो आयोग ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका सीमित संवैधानिक राजतंत्र है और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसी तरह से सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश वहाँ राजतंत्र व्यवस्था है, किंतु वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी विद्यमान है ना। सैद्धांतिक ब्रिटेन में आज भी वहाँ भी व्यवस्था वैसी ही है जैसा कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से पूर्व रही, और इंग्लैंड की जो सारी शक्ति जो है वहाँ सम्राट में निहित है, वह संपूर्ण विधि और न्याय का स्रोत है। किंतु ये जो संसद का जो शक्तियाँ हैं वो उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप को इंगित करती हैं। संसद द्वारा विधेयक सम्राट की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है और राज्य के समस्त सैनिक और असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी वह करता है। किंतु राजतंत्र होते हुए भी वो सीमित ही है ना। सम्राट अपने कर्तव्यों के निर्वहन की सहायता हेतु मंत्रिमंडल और संसद जैसी संस्थाओं की सहायता लेता है। मंत्री परिषद और संसद लोकतंत्रात्मक संस्थाएं हैं और सम्राट संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इन लोकतंत्रीय संस्थाओं की जो है सहायता से ही कर सकता है। तो इस दृष्टि से वहाँ सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर है और वहाँ मूलतः लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना। क्योंकि सिद्धांत में चाहे सम्राट के पास शक्तियाँ हों, किंतु व्यवहार में सम्राट मंत्रिमंडल और संसद की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता।
जैसा कि बेजॉट ने लिखा है कि यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु के आदेश को पारित कर उसे पास करने के लिए प्रेषित करे तो उसे उस पर भी हस्ताक्षर करने होंगे। तो यह एक तरह की विडंबना है, या कहें कि एक तरह की संसदीय प्रणाली की जो है विशेषता है कि सम्राट जो है उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से सिद्धांत और व्यवहार का अंतर जो है वो ब्रिटेन की शासन प्रणाली का मुख्य विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली, है ना, ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता संसदीय शासन की स्थापना। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रथम सदन अर्थात निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और उसे प्रथम या निम्न सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर पदच्युत कर सकती है। इंग्लैंड में ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, है ना। और ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान है और प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। इंग्लैंड की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ली जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण के कार्यों में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। संसदीय संप्रभुता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसदीय संप्रभुता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान ही न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद की इस असीम शक्ति को लक्ष्य करते हुए डी लोम्ब ने कहा है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। संसद की प्रभुसत्ता ब्रिटेन के संविधान की यद्यपि विशेषता है, किंतु व्यवहार के संबंध में संसद की शक्तियों के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध भी हैं। आंतरिक क्षेत्र में संसद की शक्ति लोकमत, नैतिक धारणाओं और परंपराओं से सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ब्रिटेन की यथार्थ स्थिति से सीमित होती है। फिर है ब्रिटिश संविधान की जो अगली विशेषता हमारे सामने है वो है एकात्मक शासन, है ना। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुगठित इकाई है और संभवतः इसी कारण ब्रिटिश संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई हैं और वह केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्ति भी प्राप्त है, लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियां संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार से प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व और शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ विधि का शासन है, यानी कानून को वहाँ सर्वोपरि स्थान प्राप्त है ना। ब्रिटिश संविधान में जो विधि का शासन से आशय है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं व्यक्तियों की इच्छा के द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि के शासन का
एक अन्य तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन के सभी व्यक्ति, चाहे उसका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन हैं। इस संबंध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था के नितांत विपरीत है, जहां सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रशासनिक विधि और न्यायालय की विशेष व्यवस्था की गई है। विधि के शासन की दृष्टि से यद्यपि ये बात है वो सैद्धांतिक दृष्टि से ही पूर्ण सत्य है, व्यवहार में इस पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि वो प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालय की स्थापना की गई है, तो इसीलिए डायसी ने कहा है कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य सिपाही कर संग्रहण करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसा कि कोई अन्य सामान्य नागरिक। फिर है अगली विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता। वर्तमान राजनीतिक जीवन की एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। प्राय ऐसा समझा जाता है कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिक की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं है, है ना। कुछ अधिकार जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माने और अमानुषिक दंड से बचने का अधिकार आदि तो संसदीय अधिनियमों के द्वारा प्रदान किए गए हैं और कुछ स्वतंत्रताएं भाषण, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि विधि पर आश्रित है। नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे किसी कानून को भंग न करें या अन्य नागरिकों को ऐसे आघात नहीं पहुंचाए। अगली जो विशेषता है वो है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन संविधान एक निर्मित नहीं वरन विकसित संविधान है। एक ही समय पर संपूर्ण संविधान का निर्माण करने के बजाय संविधान को परिस्थिति के अनुसार ढाला जाता रहा है। परिस्थिति के अनुसार विकास ने जहां संविधान में प्रगतिशीलता का समावेश किया है, वहां इसी कारण संविधान में असंगति भी आ गई है और असंगति का प्रमाण तथा प्रतीक है ब्रिटेन की मिश्रित शासन प्रणाली। मूल रूप से 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र होती हैं। ब्रिटेन में इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण मौजूद हैं। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन का सम्राट है, जिसके द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार लॉर्ड सभा एक कुलीन तंत्रीय संस्था है, जिसके द्वारा अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग में से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक है। राजपद और लॉर्ड सभा के होते हुए भी वास्तविकता की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान में लोकतंत्रीय शासन ही है, क्योंकि राजपद और लॉर्ड सभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। तो इस तरह से वहाँ मिश्रित शासन प्रणाली पाई जाती है। सामान्य रूप से द्विदलीय लेकिन अपवाद रूप में त्रिदलीय पद्धति, है ना। ब्रिटेन में जो है द्विदलीय पद्धति है, किंतु यानी द्विदलीय पद्धति से आशय है कि राज व्यवस्था में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होते हुए भी प्रमुख रूप से 2 ही दलों की विद्यमानता, जिनमें से जनता एक राजनीतिक दल को शासक दल की स्थिति प्रदान करे, दूसरा विरोधी दल के रूप में कार्य करे। यह सामान्य स्थिति है, लेकिन अपवाद स्वरूप समय में किसी भी एक राजनीतिक दल
को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति में उसे गठबंधन सरकार का गठन करना होता है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 65 वर्ष बाद मई 2010 में संपन्न आम चुनावों में अनुदार दल और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार को ही जन्म दिया है। 65 वर्ष के बाद यह स्थिति बनी है, स्वाभाविक रूप से इसे अपवाद की स्थिति ही कहना होगा। सामान्य रूप से मतदाताओं की पसंद ही है द्विदलीय पद्धति और एक ही राजनीतिक दल की सरकार। मतलब ये है कि वहाँ पे यद्यपि 2 दल प्रधान हैं, किंतु मिलीजुली और गठबंधन सरकारों का भी वहाँ पर प्रचलन बड़ा है, और इस कारण वहाँ की जो ये संवैधानिक जो विशेषता पाई जाती है ना। अगली जो इसमें जो विशेषता ब्रिटिश संविधान की जो हमें दिखाई देती है वो है सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत, है ना। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन सिद्धांत बताया, किंतु वस्तु स्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। ब्रिटेन में ऐसा ही है, और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है ना। तो इस तरह से सीमित रूप में वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रचलित है। न्यायपालिका का अगली जो विशेषता हमारे समक्ष आती है वो है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था। वही जो अभी हमने कहा कि सीमित रूप में वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, तो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक है और स्वतंत्र है, और वो अपने कार्यों का प्रतिपादन करती है, जिसे कि संवैधानिक सुधार कानून 2005 के पूर्व में ब्रिटेन में न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका जो सिद्धांत से पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर जो मंत्री पद पर आसीन होता था और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका की औपचारिक और सार्वभौत दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से पृथक कर दिया गया है। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक रहेंगे। तो इस तरह से न्यायिक स्वतंत्रता की वहाँ गारंटी दी गई है। तो आज हमने ये जो ब्रिटिश संविधान की जो मूलभूत विशेषताओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान के बारे में और अध्ययन करेंगे, उसकी जो विशेषताओं के बाद और भी उसके जो पहलू हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, उनके बारे में, संसद है, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।